स्टूडेंट हर एक ये सोचता है कि यार एक तरह की तपस्या आई है आईएएस का एग्जाम। यस। उसके बाद जब एक तपस्या सपना साकार हो गया उसके बाद कह रहे कि अब ये नहीं लगा कि असली लाइफ तो अब शुरू हुई है। अगर आप इसको चैलेंजिंग मान रहे हो कि मैंने 8 घंटा पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम दे के आना है, तो वो चैलेंजिंग नहीं है। वो आपको जो 8 घंटा काम कर रहे थे वो 16 घंटा करना पड़ता है उसके बाद। माइंड पे स्टडी का इतना प्रेशर बना लेते हैं या फिर उनकी फैमिली की तरफ से या माहौल देख के इतना प्रेशर उनके माइंड पे आ जाता है कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ता है और लगातार इस चीज़ के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली पहले मेरे ख्याल से इतनी जानकारी होती भी नहीं थी मेंटल हेल्थ वगैरह की। लोगों को जो है आपस में ही बात करके सारा जो सुलझा लेते थे कि ऐसे अब तो क्या है कि डिप्रेशन हो गया, जो छोटी सी बात में लोग कहते हैं डिप्रेशन हो गया। जब आपको लाइफ में सही मेंटर अगर मिलते हैं और वो आपको सही गाइडेंस देते हैं और आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए उस रास्ते पे चलते हो तो तरक्की निश्चित ही होती है। मुझे याद है जब मैं एसडीएम था 2014 में फगवाड़ा में, तो वहाँ पे किसी की डेथ हो गई, तो वो डेथ को जो डेड बॉडी को लेकर के रोड पे बैठ जाते थे। 1000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है जी, रोड जाम कर लिया। उनसे बात करना, उनको समझाना, उनकी मांगों को समझना, उनको एक जो आश्वासन देना कि सरकार उनकी बात सुनेगी। तो आपको जब लोगों के साथ में डील करना है तो आप देखिए, अगर कोई किसान एजिटेट भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी भी है। उसको शायद हो सकता है कि सही रेट्स नहीं मिल रहे हो, तो उसको भी समझना होगा। नॉर्थ जो सिक्किम में बनकर जगह है, वहाँ पे जब आप 20,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ते हो तो वहाँ पे आपको सांस आना बंद हो जाती है। फिर आपको समझ में आता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस पे रह करके देश की रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, माई हिंदी टीवी देख रहे हो आप और मैं हूं जय वर्मा। हालांकि तस्वीरें देख के आप भी सोच रहे होंगे कि माई हिंदी टीवी की टीम आज कहाँ पहुंची है, और आपको बता दूं माई हिंदी टीवी की टीम आज न्यू चंडीगढ़ पहुंची है और काफ़ी खास शख्सियत से आज रूबरू होएंगे। और अगर बात की जाए यूथ की तो लाखों स्टूडेंट जो है हर साल आईएएस का एग्ज़ाम जो है देते हैं, और आईएएस बन बहुत कम लोग पाते हैं। और आईएएस बनने तक जो लाइफ है काफ़ी चैलेंजिंग रहती है, और आईएएस बनने के बाद तो लाइफ और भी चैलेंजिंग हो जाती है। और आज खास शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो आईएएस है, उनका नाम केशव है। किस तरह से उनकी लाइफ अब चल रही है और कितने चैलेंजिंग लाइफ रही है, और कभी कभार सिचुएशन जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है, उसको कैसे डील करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। केशव जी की तस्वीर मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। सर कैसे हैं सर? नमस्ते सर, जय जी, हाउ आर यू? बढ़िया सर। वॉकिंग करते करते सर बातचीत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी केशव जी, लाखों स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस बनने का सपना तो होता है उनके अंदर। हालांकि लाइफ भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, घर बार छोड़ना पड़ता है, सोशल लाइफ छोड़नी पड़ती है, दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, कई चीज़ें छोड़नी पड़ती है उसके बाद, और उसके बाद भी आईएएस नहीं बन पाते। आपकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग रही है सर? मैं अगर वैसे आपको बहुत शुरू से बताऊं तो लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही है एक्चुअली। जैसे आम गांव होते हैं वैसे आम गांव के घर में मैं भी पैदा हुआ, और उसके बाद में जो है क्योंकि मेरे डैड जयपुर शिफ्ट हो गए तो मैं भी उनके यहाँ शिफ्ट हुआ, फैमिली शिफ्ट हुई। ऐसे करते करते 10th तक तो मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करी है मैंने सारी। अच्छा। उसके बाद में जो है आईआईटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, इसलिए उस टाइम पे फिर जो इंग्लिश मीडियम में गए। तो स्टार्टिंग में कब सोचा था कि आईएएस बनना है या आईएएस की तैयारी करनी है? आईएएस का मैंने जो है 10th के टाइम पे पहली बार ही सोचा था। अच्छा। क्योंकि जो उस टाइम पे एक मेरे डैड के साथ में जो उनके बॉस थे, एसपी साहब थे, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम पे उनको मिल करके जो है मेरे दिमाग में थोड़ा आया कि हाँ ये अच्छा एस्पायरिंग, मतलब जो इंस्पिरेशनल मुझे उनसे मिलकर लगा बेसिकली। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया था कि हाँ मैं भी आईएएस बनूंगा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में जो फिर कोटा गए, कोटा के जाने के बाद में आईएएस की तैयारी करी, आईएएस की क्या सॉरी आईआईटी की तैयारी करी। आईआईटी में पास हो गए तो आईआईटी बॉम्बे चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पे आईआईटी की जो पढ़ाई वो भी काफ़ी मुश्किल होती है। देखिए, आप कोटा में जाना भी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे भी, कोटा में भी आजकल सुसाइड्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, कोटा के अंदर भी। बिल्कुल। तो और कोटा में जाने के बाद में जो आईआईटी में जब आप जाते हो तो आईआईटी में भी जो है काफ़ी प्रेशर होता है पढ़ाई का, क्योंकि वहाँ पे भी सुसाइड्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। तो बट ठीक है, एक्चुअली पहले मेरे ख्याल से इतनी जानकारी होती भी नहीं थी मेंटल हेल्थ वगैरह की। लोगों को जो है आपस में ही बात करके सारा जो सुलझा लेते थे।
कि ऐसे अब तो क्या है कि डिप्रेशन हो गया, ये छोटी सी बात में लोग कहते हैं डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर जो है काउंसलर के पास जाते आजकल हैं। बच्चे भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी टेंशनें लेके या फिर माइंड पे स्टडी का इतना प्रेशर बना लेते हैं, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से या माहौल देख के इतना प्रेशर उनके माइंड पे आ जाता है कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ता है, और लगातार इस चीज़ के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए वही मैं जो मेरा पहले अब ये नज़रिया था मेरा, वो ये था कि जैसे पेरेंट्स ने गाइड किया वैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा काम तो यही होता था कि ठीक है जी, पेरेंट्स ने कहा है पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर ली, जितना खेलने का मतलब खेल लिया करते थे। तो उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर कभी खुद लेते नहीं थे, अच्छा। क्योंकि जो जो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती है हर बच्चे की। आज आप मान लीजिए मीडिया के क्षेत्र में आए हैं, हाँ जी। तो मीडिया के क्षेत्र की पढ़ाई कहीं मैथ्स पढ़ के तो आपका कोई ज़्यादा भला नहीं होगा उसके लिए, वो आपने बाद में ही डिस्कवर किया कि आप इसके लिए बने हैं। तो अगर कोई बच्चा जैसे मान लीजिए अगर अच्छा कर रहा है मैथ्स में, फिजिक्स में, तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर रहा है तो हो सकता है उसके कोई और स्किल्स होंगे जो बेटर होंगे। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर ले, या हो सकता है वो मीडिया की फील्ड में अच्छा करे, सिंगिंग में अच्छा कर ले, एक्टिंग में अच्छा कर ले, तो कई फील्ड्स ओपन है। बच्चों को मेरे ख्याल से प्रेशराइज एक तो नहीं करना चाहिए पेरेंट्स द्वारा कि आपने यही काम करना है या आपके नंबर कम आए या ज़्यादा आए। और बच्चों को भी, अब देखिए जनरेशन चेंज हो रही है। मैं हूँ सीधा गांव का बंदा, तो मैंने कभी टेंशन ली नहीं किसी चीज़ की, ना ही कोई प्रेशर का एहसास किया कभी। पर लाइफ में गोल रखा कि आईएएस हाँ, बनना गोल तो रखा। बनना है। यस, गोल रखा। गोल पहले मैंने बारी एग्जाम क्लियर हो गया था या फिर? गोल मैंने देखिए सबसे पहले मैंने गोल रखा था आईआईटी का, जब मैं 10th क्लास के बाद में, जब 11th 12th में कोटा गया। तो पर मेरा ये नेचर रहा है कि एक बार अगर आपने ठान ली है तो फिर वो काम करना है। तो उसके लिए जो है मैंने आईआईटी के लिए जब तैयारी करी तो मेरे को काफ़ी चैलेंजिंग वहाँ पे लगा था, क्योंकि एक तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ था 10th तक, और दूसरा मेरा हिंदी मीडियम था। तो जब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे सारे जो इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, और उनका जो एक्सपोजर मेरे से कहीं ज़्यादा था और उनके लिए बड़ा ईजी था। बट फिर 2 साल का मुझे जब मौका मिला तो वहाँ पे जो टीचर्स भी अच्छे थे सारे, और उनकी सहायता के साथ में जो है मेरा फाइनली जो है मेरा हो गया, मतलब सिलेक्शन आईआईटी के अंदर। उसके बाद में जब आईआईटी गए तो आईआईटी में देखिए जो एक चीज़ जिसको लोग पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आजकल, वो 2 चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स, कि अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, वो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाला आपके फ्रेंड्स ने? तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब मैं आईआईटी में गया तो वहाँ पे जो मुझे फ्रेंड्स मिले, तो आप आईआईटी में जाके देखोगे कि लोग ऑफ कोर्स पढ़ाई में तो अच्छे होते ही हैं, पर उसके अलावा और भी जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर म्यूज़िक भी कर रहा है तो म्यूज़िक में अच्छा है, अगर क्रिकेट भी खेल रहा है तो क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स बने वहाँ पे, उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। और जो कह लो आप क्रीम ऑफ द क्रीम वहाँ पे लोग आते हैं आईआईटीज़ में, तो उनके साथ रह करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, जो मेरे को पहले मान लीजिए एक डेफिसिट था कि विलेज बैकग्राउंड से आए, तो वो सारा डेफिसिट खत्म हो गया उनके साथ में टाइम स्पेंड करके। अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो उनके साथ बात इंग्लिश में करके इंग्लिश सीख गए, या कुछ और मान लीजिए म्यूजिक में इंटरेस्ट आया तो म्यूजिक सीखने लग गए। तो जो फ्रेंडशिप और एक मेंटर्स, दूसरा जो आपके मेंटर्स होते हैं लाइफ में, उस मेंटर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपके मेंटर्स कौन कौन रहे हैं? मेरे मेंटर्स देखिए, आईआईटी जेई की कोचिंग के समय भी एक टीचर थे, वो मेरे बहुत अच्छे मेंटर बने, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा। एक जो है जब मैं आईआईटी गया तो वहाँ पे जो एक इंग्लिश के टीचर थे शर्मिला मैम, वो मेरे एक अच्छे मेंटर बने। उसके बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान भी जो जिन्होंने मेरे को गाइड किया, वो मेरे अच्छे मेंटर बने। सर एक स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट होते हैं, मेंटर्स होते हैं, और उनका भी एक सपना होता है और आपका भी एक सपना होता है, और जब आप वो सपना साकार आपका हो जाता है, उनके बाद आप मिले हो उनको? बिल्कुल मिला मैं जाकर, उनकी आंखों में कह रहे कि बड़ी खुशी देखने को मिलती है। बहुत खुशी देखने को मिलती है, उनसे सबसे मिला मैं, और मिलता रहता हूँ अक्सर। एक्चुअली देखिए, जो आपके मेंटर्स होते हैं, उन्होंने आपसे कहीं ज़्यादा उनको अनुभव होता है, और वो समझते हैं कि आपको किस तरीके से हेल्प की जा सकती है और किस फील्ड में आपको हेल्प की ज़रूरत है। बट वो आपको एक दिशा दे सकते हैं, एक आपको जो है रास्ता बता सकते हैं। रास्ते पे चलना आपने खुद ने, मेहनत आपने खुद ने करनी है। तो मेंटर्स, आप जब आपको लाइफ में सही मेंटर अगर मिलते हैं और वो आपको सही गाइडेंस देते हैं और आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए उस रास्ते पे चलते हो, तो तरक्की निश्चित ही होती है। जब आप आईएएस का अपने पेपर पास किया, और सबसे पहले ये गुड न्यूज़ सबसे पहले किसको दी, और फील कैसा हुआ कि यार अब तो जो सपना था, इतने सालों की मेहनत थी, अब साकार हुई है? मैं देखो उस टाइम पे
रेलवेज में काम कर रहा था मैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू मैं उस टाइम पे जो है रेलवे ज्वाइन किया था मैंने। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज में मैं ट्रेनिंग पे था। तो वैसे मैं जयपुर से हूँ, बट बाई चांस मेरी ट्रेनिंग उस टाइम पे लुधियाना में चल रही थी। ठीक है। तो लुधियाना से मैं दिल्ली में जा रहा था और ट्रेन में था जब मेरे को फ़ोन आया। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना रहा नहीं, मैं तो वहीं ट्रेन में ही जो है चीख चीख के चिल्ला के उछलने लगा। तो बाकी ट्रेन में जो बोगी में और भी लोग थे उनको भी पता चल गया कि कुछ तो हुआ है आज। अच्छा। तो जब मेरा थोड़ा जोश ठंडा हुआ तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ। तो मैंने कहा जी ऐसा ऐसा जो है आज रिजल्ट आया और मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो जो साथ के पैसेंजर्स थे उन्होंने भी बधाइयाँ दी, वो भी काफ़ी खुश हुए। अच्छा। फिर पेरेंट्स के फ़ोन आए तो पेरेंट्स को बताया मैंने, फिर काफ़ी फ़ोन वगैरह आए लोगों के। तो पेरेंट्स में सबसे पहले किसको बताया? मम्मा को बताया? मेरे फादर ख्याल साहब को से बताया? डैड को ही पता चल गया था पहले ही, क्योंकि मेरे कज़िन ने मुझे फ़ोन करके बताया था। तो उसके बाद में फिर डैड का फ़ोन आ गया था नेक्स्ट जस्ट। तो उस समय सिचुएशन कैसी क्रिएट हुई थी और जब फोन आना, क्योंकि हाँ जब कहते हैं कि कोई गुड न्यूज़ मिलती है जिसके पीछे आप सालों से लगे हो, वो चीज़ आपका सपना साकार हो जाता है, तो कह रहे 10-15 मिनट तो पता ही नहीं लगता करना क्या है। 5 मिनट तो मेरे ख्याल से मैं जो है जोश में बस उछल ही रहूँगा, चीख चिल्ला रहूँगा, है ना। 5 मिनट तो मेरे ख्याल से, क्योंकि यही चला होगा। फिर उसके बाद 2-3-4 घंटे फ़ोन आते रहे। अच्छा। फिर मेरे को लगता है कि जो ये इंटरनल एक डाइजेस्ट करना होता है ना कि हाँ जी अब सिलेक्शन हो गया है, बन गए हैं, कई तो बारी तो यकीन भी नहीं होता उसके बाद भी। वो यकीन होने में 5-7 दिन लग जाते हैं कई बारी। तो वो प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ था कि पहले दिन तो जो है आपको 2 दिन तो वैसे ही नींद नहीं आती खुशी के अंदर। तो वो सारा जो एक्साइटमेंट होता है इनिशियल, बट वो एक्साइटमेंट होने के बाद में इनिशियल जो है, देखिए जो मैं बताऊंगा, जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद में ट्रेनिंग के लिए मसूरी बुलाया गया। तो ट्रेनिंग से ही आपको समझा देते हैं कि जो आपने 8 घंटे डेली की मेहनत करी है जॉब में आने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। जो पहला फाउंडेशन कोर्स होता है उसके अंदर हमारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि जिसमें आपने मान लीजिए 7 दिन तक लगातार ट्रैक करना है हिमालयाज़ में। तो आपने ना कोई वहाँ पे फैसिलिटी है, बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में 7 दिन तक आपको वहाँ पे जो है 10 लोगों के ग्रुप को छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको 7 दिन तक लगातार जो है, हम लोग, मेरे को याद है गोमुख तक गए थे, तपोवन में हमने ट्रैकिंग करी थी। तो 7-8 दिन का लगातार लंबा ट्रैक होता है। उसके बाद में जो है आपको, वैसे तो मैं, चलो मेरे को तो विलेज लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस था, पर जो लोग जिनको विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो बड़े शहरों से आए होते हैं, उनको एक विलेज स्टडी टूर करवाया जाता है। तो वहाँ पे विलेज के जो पंचायत होती है, पंचायत घर में मुझे याद हम रुके थे 7 दिन के लिए। तो ये जो आईएएस की ट्रेनिंग है वो भी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि आपको एक बारी रफ एंड टफ पूरा बना दे और आपको बता दे कि जी ये आपको मेहनत अभी करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होता है हमारे ट्रेनिंग का, होता है भारत दर्शन। उस भारत दर्शन में सिंपल ये होता है जी कि आपका 10 लोग का एक ग्रुप बना दिया और आपका 2 महीने का 3 महीने का प्रोग्राम फिक्स होता है कि आपने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। 3 महीने पूरा जो है अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे जाके आपने डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट अटैचमेंट्स करने होते हैं। हमारा जैसे जब हम देहरादून से स्टार्ट हुए, मसूरी से स्टार्ट हुए, हमारा पहला अटैचमेंट था आर्मी के साथ में, आर्मी के साथ नॉर्थ सिक्किम में बनकर एरिया में। तो 2 महीने में पहले वहाँ पे जो है शुरू हुए, मसूरी से देहरादून गए, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक से बनकर। तो आप, अच्छा वहाँ नॉर्थ जो सिक्किम में बनकर जगह है, वहाँ पे जब आप 20,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ते हो तो वहाँ पे आपको सांस आना बंद हो जाती है। फिर आपको समझ में आता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस पे रह करके देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ये पूरा अटैचमेंट का जो मेन रीज़न रहता है आपको दिखाने को, ये होता है कि जब आपके पास कोई सोल्जर आए तो आप उसको उसकी बनती इज्जत दीजिए, उसकी मदद करिए, क्योंकि जिन डिफिकल्ट सिचुएशंस में रह करके ये देश की सेवा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इस चीज़ का कराया जाता है। तो आपने ये नहीं सोचा उस समय कि मैं आपने ये भी सोचा होगा, स्टूडेंट हर एक ये सोचता है कि यार एक तरह की तपस्या आई है आईएएस का एग्ज़ाम। यस। उसके बाद जब तपस्या सपना साकार हो गया, उसके बाद कह रहे कि अब ये नहीं लगा कि असली लाइफ तो अब शुरू हुई है, अब असली चैलेंजिंग लाइफ तो अब शुरू हुई है। और ये ट्रेनिंग में ही जो है आपकी इस तरीके से कह लो आप घिसाई कर दी जाती है कि आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा चैलेंजेस तो अब आएंगे। अभी तक तो जो है आपने देखो, अगर आप इसको चैलेंजिंग मान रहे हो कि मैंने 8 घंटा पढ़ाई करनी है और एग्जाम दे के आना है, तो वो चैलेंजिंग नहीं है। वो आपको जो 8 घंटा काम कर रहे थे वो 16 घंटा करना पड़ता है उसके बाद में। उसके बाद जॉब में आपको क्या चैलेंजिंग आया अब तक? देखिए वही बता रहा हूँ मैं आपको, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो ट्रेनिंग के बाद में जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है एसडीएम की, एसडीएम
तो उसमें एसडीएम की फर्स्ट पोस्टिंग जो आईएएस ऑफिसर की 1-1.5 साल के लिए होती है, ताकि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे, एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। जब आप पुलिस के साथ में काम करते हैं, जब आप जो आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, तहसीलदार, उनके साथ में काम करते हैं, तो आपको उनकी भी परिस्थितियां समझ में आती हैं कि वो भी कैसी परिस्थितियों में रह के काम कर रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ पे देखिए, कभी भी जो है आपको लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन डेवलप हो जाता है, तो आपको भीड़ के साथ में डील करना पड़ता है, कभी लोगों को समझाना पड़ता है। आए दिन जो है कभी किस बारे में लोगों को रोष जो है अपना व्यक्त करते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो मुझे याद है जब मैं एसडीएम था 2014 में फगवाड़ा में, तो वहाँ पे किसी की डेथ हो गई, तो वो डेथ को जो डेड बॉडी को लेकर के रोड पे बैठ जाते थे, 1000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है जी, रोड जाम कर लिया। उनसे बात करना, उनको समझाना, उनकी मांगों को समझना, उनको एक जो आश्वासन देना कि सरकार उनकी बात सुनेगी और जो है उनकी मांगों पे काम किया जाएगा, उसको रोड को क्लियर करवाना, ये सारे चैलेंजिंग जो टास्क हैं, ये आपको फर्स्ट पोस्टिंग के दौरान ही देखने को मिल जाता है। कितना कितना मुश्किल रहता है 1000 बंदों को समझाना, उसके बाद वो आपकी बात पहले तो सुनने को तैयार नहीं होते, सड़क रोकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, वो कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि एक तरफ डेड बॉडी भी पड़ी है, 1000 लोग भी हैं और हजारों लोग परेशान भी हो रहे हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट भी करना, और ये चैलेंजिंग तो होता है इसके अंदर, पर ये क्योंकि पूरा सिस्टम, एक गवर्नमेंट, एक पूरा सिस्टम है, उसमें पुलिस भी होती है और जो आपके और लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हर कोई जो है उनके साथ में, एजिटेटर्स के साथ में टच में भी होता है, क्योंकि एजिटेटर्स कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी रीच आउट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा रीचेबल होते हैं, क्योंकि उनको वोट दिया होता है उन्होंने, तो उनसे भी अपनी वो बात करके मांग रखते हैं। इसके अलावा जो पुलिस होती है वो भी मुस्तैद होती है, वो जानकारी रखती है कि क्या कितना यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो चुका है, कितने हमारे पास में फोर्स है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। तो बट स्टिल जो फोकस मेरे ख्याल से ऑफिसर्स पे काफ़ी होता है, जब आपको जाके उनका मेमोरेंडम लेना है, उनको समझाना है, उनकी बात समझनी है, तो चैलेंजिंग तो होता है, बट ये जॉब का पार्ट है और आप जॉब के साथ साथ सीख जाते हो। फगवाड़ा की आपने बात करी है, फगवाड़ा में तो कह रहे हैं कि शुगर मिल को लेकर, उस मसले को लेकर, रेट्स को लेकर, पेमेंट्स को लेकर, वहाँ तो वो कह रहे हैं कि धरने होते रहते हैं, और बीते दिन भी अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि हाईवे ही पूरा ब्लॉक हो जाता है, वो दिल्ली अमृतसर का हाईवे होता है और वो ब्लॉक हो जाता है, जिस करके काफ़ी लाखों बंदों को दिक्कत। मुझे याद है 2014 में भी जो है ये किसानों का मुद्दा उस टाइम पे भी, जो शुगर केन फार्मर्स जो हैं, इनका मुद्दा उस टाइम पे भी रहता था, और जो हर बारी मेमोरेंडम देने मेरे ख्याल से उस टाइम पे मेरे पास में जब आए थे, तो जब तहसील का जो, या कह लो आप, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस था, उसके बाहर जब मेरे पास 4 पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि सर जो फार्मर्स आए हैं आपको मेमोरेंडम देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनको बुला लो, 4-5 लोग मुझे मेमोरेंडम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, लोग थोड़े ज़्यादा हैं, तो एक बार आप ही बाहर चल के ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं, क्योंकि मैं जनरली क्या है कि बिलीव करता हूँ कि आप एक रैपो बना के रखो लोगों के साथ में, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो जब मैं देखा बाहर निकल के, तो मैंने देखा कि लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, पर हाइट में भी लोग 20 फीट तक ऊपर तक हैं। तो मैंने लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो मुझे समझ में आया कि जो है लोग नीचे खड़े हैं, फिर पीछे ट्रॉलीज लगी हैं, फिर ट्रॉली के ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं। अच्छा। तो दो लेयर के लोग और भीड़ काफ़ी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, मेमोरेंडम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ट्रॉली पे चढ़ के आपको जो है मेमोरेंडम देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ट्रॉली पे चढ़ के ले लेते हैं। तो ट्रॉली पे चढ़ के मेमोरेंडम ले लिया। तो आपको जब लोगों के साथ में डील करना है, तो आप देखिए, अगर कोई किसान एजिटेट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी भी है, उसको शायद हो सकता है कि सही रेट्स नहीं मिल रहे हो, तो उसको भी समझना होगा। तो सर अपने आप को भी संभालना और कम्युनिकेशन उस हिसाब की करनी, क्योंकि आगे से क्या होता है कि 4-5 लोग आपसे बात तो कर रहे हैं, पर 4-5 लोग ऐसे भी होते हैं जो मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं या फिर अग्रेसिव होते हैं, और उस हिसाब से उनकी बात भी सुननी, उनको जवाब भी देना, लोगों से बात भी करनी, सरकार की तरफ से भी बात करनी, प्रशासन की तरफ से भी बात करनी, कितना डिफिकल्ट टास्क है ये। नहीं देखिए, जो बेसिकली अग्रेसिव एलिमेंट है उसी के लिए पुलिस होती है वहाँ पे, कि कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि माहौल बिगाड़े। और जनरली जो लीडर्स होते हैं, फार्मर्स लीडर्स होते हैं, समझदार लीडर्स होते हैं, जो आगू होते हैं, वो समझदार होते हैं, उनको पता है कि हमने हमारी मांगे रखनी है, तो वो भी समझदारी से बात करते होते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एलिमेंट है वो सामने ज़्यादा आ नहीं पाता है। तो इसलिए मुझे कभी इस तरीके से, मतलब अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो फिर आपके लिए इजी होता है लोगों के साथ डील करना। आखिरी सवाल है मेरा, अब सबसे ज़्यादा आपको लाइफ में अब तक चैलेंजिंग क्या लगा है, और आईएएस बनने से पहले और बनने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, चैलेंज जो है वो आपका
ऐसा नहीं है कि कुछ एक चीज़ हो गई फिर आपका चैलेंज ख़त्म हो गया या फिर कुछ एक नेक्स्ट, ये लाइफ का पार्ट है बेसिकली। जब भी अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो आपने कर लिया अभी तक, जिस चीज़ में महारत हासिल कर ली, उसके आगे आपको अगर नेक्स्ट चीज़ कोई करनी है तो आपको वापस ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ चैलेंजिंग लगेगी ही लगेगी हमेशा। तो जो ग्रोथ माइंडसेट जिसको मैं बोलता हूँ कि आपने आगे बढ़ने का अगर माइंडसेट रखना है, तो आपके लिए ये है कि भाई जितना मैं सीख चुका हूँ, अगर मान लीजिए पब्लिक डीलिंग में सीख गया, ठीक है, उसमें मैं ठीक हूँ, तो उसके बाद में आपको अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट करवाना है, एक टीम को लीड करना है, तो फिर आपको एज ए लीडर ग्रो करना पड़ेगा। अगर आपको उसके बारे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है लोगों को, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई नई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, किसी फील्ड में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आपको हमेशा चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो चैलेंजेस मेरे ख्याल से लाइफ का पार्ट है, इनसे घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानने की कोशिश करिए और कितने चैलेंज आईएएस की लाइफ में रहते हैं और आईएएस बनने से पहले कितने चैलेंज रहते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स की बात करूं, यूथ की बात करूं, तो कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रेशर को सह नहीं पाते कहीं ना कहीं, और इसके लिए आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं और आपकी फैमिली आपके साथ होती है। तो केशव जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चैलेंजिंग इनकी लाइफ रही है और कह रहे हैं कि हर एक चैलेंजिंग के बाद कह रहे हैं कि फिर ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ता है। अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप जो है जितना कर लिया वापस उसके, अगर आपने आगे बढ़ना है तो वापस आपको जो है चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम बातचीत की है और एक अच्छा मैसेज भी दिया केशव जी ने। तमाम बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।